वेलकम टू क्रैश कोर्स वीक नंबर 3 लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं और फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं। तो इन तीन चीज़ों को आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर इसकी वर्कशीट को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम रिवाइज कर लेते हैं फोर्स क्या होती है। तो फोर्स जो है हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ एजेंट होती है, ओके और ये एजेंट क्या करता है? ये नंबर 1 ये क्या कर सकता है? ये मूव्स और टेंड्स टू मूव। ये किसी भी चीज़ को मूव करवाता है या मूव करवाने की कोशिश करता है। नंबर 2 स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप्स, रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। नंबर 3 इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड, ये स्पीड को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। नंबर 4 चेंज द डायरेक्शन, किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है या सिंपली हम कह सकते हैं चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। जी, तो फोर्स एक ऐसा एजेंट होता है या होती है, वॉट एवर इट इज। तो ये क्या कर सकता है कि फोर्स जो है किसी बॉडी को मूव्स करवा सकती है, यानी हरकत करवा सकती है या हरकत करवाने की कोशिश करती है, रोक सकती है या रोकने की कोशिश करती है, इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, चेंज द डायरेक्शन को चेंज कर सकती है या चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मूव करवा देगी और अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसको रेस्ट पे ले आएगी। तो ये सारे के सारे काम जो हैं वो फोर्स करती है, ठीक है। तो ये एक जनरल साइंस का इंट्रोडक्शन है कि फोर्स क्या होती है, ठीक है। इसके साथ आपको पता होगा कि फोर्स जो है उसका जो यूनिट है दैट इज न्यूटन में हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसके फार्मूला भी देखेंगे कि किस तरह से हम फोर्स को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमने काइनेमैटिक्स को स्टडी किया था जिसमें हमने कहा था टाइप्स ऑफ मोशन, काइनेमैटिक्स मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। लेकिन डायनामिक्स जो है वो हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसके अंदर हम कॉजेज ऑफ मोशन को फाइंड करते हैं। तो मोशन का जो सबसे बड़ा कॉज है दैट इज फोर्स। तो फोर्स जो है दैट इज द कॉज ऑफ मोशन। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, तो कॉज ऑफ मोशन जो है वो क्या होता है? फोर्स होता है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता है, ओके। तो ये स्लाइड से इंट्रोडक्शन था कि फोर्स क्या होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और ये देखते हैं कि फोर्स जो है वो कितने टाइप्स की हो सकती है, ओके। तो हम इसका एक ग्राफ सा बना लेते हैं, माइंड मैप, ओके। फोर्सेस की टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्स की दो मेजर कैटेगरीज होती हैं। नंबर 1 ओके एंड नंबर 2। तो इस फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स, यस, कांटेक्ट फोर्स। और दूसरी टाइप को हम कहते हैं इसको हम भी कैपिटल में लिख लेते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फोर्स को अगर हम प्राइमरीली कैटेगराइज करें तो दो तरह की फोर्सेस हो सकती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं हम उन्हें अब देख लेते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। नंबर 1, पहले मैं बता देता हूँ कि कांटेक्ट फोर्स जो है कांटेक्ट फोर्स होती क्या है। दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान
अगर फोर्स लग रही है और वो फिजिकल कांटेक्ट में है, उनका कोई ना कोई फिजिकल कांटेक्ट है, तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्स। आई रिपीट कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स लग रही है और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, या दोनों के दरमियान जो है वो किसी ना किसी किस्म का जो फिजिकल कांटेक्ट जो है वो मौजूद है, तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। और ऐसी फोर्स जिसमें किसी किस्म का नो, एक मिनट इसको लिख लें, नो फिजिकल, किसी किस्म का जो है वो फिजिकल कांटेक्ट ना हो, ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। अब हम इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो इसकी अगर टाइप्स की बात की जाए तो नंबर 1, ओके, सो नंबर 1 इसके टाइप जो है दैट इज नॉर्मल फोर्स। जी, जब भी हम किसी सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो सरफेस जो उसके रिजल्ट में जो फोर्स अप्लाई करती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ नॉर्मल फोर्स। जैसे अगर अभी आप बैठे हुए तो टेबल के ऊपर आपकी जो बुक्स पड़ी हुई हैं उसके ऊपर जो टेबल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो नॉर्मल फोर्स है। और अगर आप गौर करें तो नॉर्मल फोर्स तब लगती है जब दो सरफेसेस आपस में टच हो रही हो, तो मतलब टेबल की सरफेस और आपकी बुक की सरफेस जो है वो आपस में टच हो रही होती है, तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें कि नॉर्मल फोर्स जो है वो 90 के एंगल पे लगती है, यानी 90 के एंगल अकॉर्डिंग टू योर सरफेस। ओके। इसी तरह से हम दूसरी देख सकते हैं फ्रिक्शन की फोर्स। फ्रिक्शन की फोर्स जो है ये भी कांटेक्ट की वजह से लगती है कि जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हो और रिलेटिव मोशन में हो, तो वहाँ पे जो उनके दरमियान जो फोर्स लग रही होती है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। ओके। इसी तरह से नंबर 3 जो है आप लिख सकते हैं टेंशन की फोर्स। टेंशन जो है ये तभी होती है जब आप उसको किसी भी स्ट्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं, लेकिन विदाउट टच किए बगैर आप उसे स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं कर सकते, तो ये भी एक कांटेक्ट की फोर्स है। ओके। नंबर 4 थ्रस्ट की जो फोर्स है, थ्रस्ट की जो फोर्स है इससे भी हम क्या कह सकते हैं? कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि जब ये गैसेस इजेक्ट होती हैं किसी भी गाड़ी में से या किसी भी रॉकेट में से, तो उसके नतीजे में एक रिएक्शनल फोर्स है वो गाड़ी में या रॉकेट पे लगती है जो उसको प्रोपेल करती है, तो ये भी विदाउट कांटेक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए ऐसी फोर्स को भी हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। ओके। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो 5th फोर्स है आपके पास दैट इज इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स। ओके। इलास्टिक फोर्स भी जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डीफॉर्म करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट अपना रिस्पांस देता है उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए, अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने के लिए, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक फोर्स। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक फोर्स एंड टेंशन फोर्स। तो टेंशन की फोर्स जो है वो होती तो स्ट्रेच करने की वजह से है, लेकिन उसमें मॉलिक्यूल, उसमें जो एटम्स की डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होती है। जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से एटम्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट होती है। और टेंशन जो है वो बेसिकली असल में जो क्रिएट होती है वो दो एटम्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं उसकी वजह से क्रिएट होती है। ठीक है। लेकिन जो इलास्टिक की फोर्स है ये मटेरियल का रिस्पांस है टू एन एक्सटर्नल फोर्स, जो मटेरियल अपनी असल हालत जो गेन करने की कोशिश करता है, जैसे रीस्टोरिंग फोर्स है, तो वो एक किस्म की इलास्टिक फोर्स है। ठीक है, ये डिफरेंस है। ओके, तो हमने अभी तक बात कर ली कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं वो कितनी टाइप की होती हैं। अब नॉन कॉन्टैक्ट जो है जिसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट कोई ना हो, कि आप दूर से फोर्स लगाएं और चीज़ आपके पास आ जाए, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई ऐसा जादू कर सकते हैं हम? नो। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं जो फील्ड के थ्रू लगती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीन फोर्सेस ऐसी हैं कि जो ऑब्जेक्ट को टच ना भी कर रही हो तब भी उसको अट्रैक्ट या रिपेल क्या कर सकती हैं? कर सकती हैं। ओके, हम इनके टाइप्स लिख लेते हैं। नंबर 1 दैट इज मैग्नेटिक फोर्स,
ओके, नॉन कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहले जो है मैग्नेटिक फोर्स, ओके, इसी तरह से नंबर 2 इलेक्ट्रिक फोर्स है, इसी तरह से जो है वो नंबर 3 है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इन सारी की सारी फोर्सेस को जो है वो इस तरह से भी कहा जाता है कि एक्शन एट अ डिस्टेंस, कि ये फोर्सेस जो है एक्शन करती हैं बट एट अ डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने एक माइंड मैप सा बना दिया है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब हम चलते हैं फंडामेंटल फोर्सेस की तरफ। आपने अभी इस स्लाइड में बहुत सारी फोर्सेस की टाइप्स पढ़ी हैं, तो फोर्सेस की और भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हमारे पास फंडामेंटल यानी कि कम से कम कितनी फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करती हैं जो कि बाकी फोर्सेस को बनाती हैं। मतलब कि बनाने से मुराद ये है कि वो इसमें से ही निकलती हैं, इसी के कोई ना कोई टाइप्स होती हैं, इसी की नेचर को फॉलो कर रही होती हैं। तो कम से कम फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त जो है वो 3 होती हैं, लेकिन अभी मैं आपको 4 पढ़ाऊंगा, फिर बताऊंगा ये 3 कैसे हुई थी। ठीक है, तो फंडामेंटल यानी कायनात में जो 4 पिलर्स हैं जो इस पूरी कायनात का निज़ाम चला रहे हैं, वो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। उनके बारे में हम अभी देखेंगे कि वो क्या होती हैं। अगर हम फंडामेंटल फोर्स की बात करें, ओके, यस, फंडामेंटल फोर्स फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, सो फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं वो 4 होती हैं। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, नंबर 2, इसी तरह से नंबर 3। ठीक है, इसी तरह से नंबर 4। ओके, तो अब हम इन 4 फोर्सेस के बारे में लिख लेते हैं कि ये फोर्सेस कौन सी होती हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फोर्स है दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जी, उसके बाद हमारे पास है वीक न्यूक्लियर फोर्स। आप इनकी तरतीब ऊपर नीचे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, इसी तरह से हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो मैंने आपके सामने फोर्सेस ड्रॉ की हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 4 फोर्सेस हैं जो हमारे यूनिवर्स को चला रही हैं। जो ये जितने के फिनोमेना हो रहे हैं उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन 4 फोर्सेस के ऊपर है। ओके, सो व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स? अगर आप न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो प्रोटॉन यानी कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो न्यूक्लियस के अंदर एक्ट करती है, प्रोटॉन के दरमियान, न्यूट्रॉन के दरमियान, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान। इसी तरह से इनकी जो हमारे पास रेंज होती है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि ये फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाइंड करके न्यूक्लियस के अंदर रखती हैं, ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट करती हैं। तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। इस वजह से इन फोर्सेस की जो रेंज है वो भी ये होती है। और इनका जो पार्टिकल होता है जिसे मेडिएटर पार्टिकल कहा जाता है उसे हम कहते हैं पायोन। यानी इस पार्टिकल की वजह से
ये फोर्सेस जो हैं वो लगती हैं। इसको ऐसे पायोन भी लिखा जाता है, वट एवर यू लाइक। तो ये इनका एक्सचेंज पार्टिकल है जिसे मीडिएटर पार्टिकल भी कहा जाता है, और ये इसकी रेंज है, और ये इसके मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को ये बाइंड करके रखती है। फाइन, तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज ये चारों फोर्सेस में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। यस, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, नाउ वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर डिके। न्यूक्लियर डिके या रेडियो एक्टिविटी के लिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करते हैं, और उसकी रीज़न यही होती है कि ये जो हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये एक्ट करती है न्यूक्लियस से भी अंदर -17 मीटर, ये इसकी रेंज है। और ये क्या करती है कि ये उस न्यूक्लियस में से एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स को उठा के बाहर फेंकती है। एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स को उठा के बाहर फेंकती है न्यूक्लियस से, और वो न्यूट्रॉन बाद में किस में तब्दील हो जाता है? प्रोटॉन के अंदर तब्दील हो जाता है। ये इस फोर्स का काम है। तो इसका जो मेजर पर्पस है दैट इज न्यूक्लियर डिके या फिर रेडियो एक्टिविटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सारी की सारी वीक न्यूक्लियर फोर्स पर जाती है। और इसके 3 एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम वेक्टर बोसॉन्स कहते हैं। वेक्टर बोसॉन्स कहते हैं। और वेक्टर बोसॉन्स में कौन कौन से हैं वो पार्टिकल? अगर मैं लिखना चाहूँ तो W प्लस W माइनस एंड Z न्यूट्रल, इन तीनों को हम वेक्टर बोसॉन्स कहते हैं, और ये बड़े मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और इन सब में से ये वाली जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज वीकेस्ट, ये आपने याद रखना है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और जो सबसे ज़्यादा वीक है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इसके एक्सचेंज पार्टिकल 3 है, W प्लस W माइनस एंड Z न्यूट्रल। इन्हें वेक्टर बोसॉन्स भी कहा जाता है, और ये इसके एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है उसे हम फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन। इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है फोटॉन, और फोटॉन के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि फोटॉन जो है दैट इज मैसलेस पार्टिकल। ये जितने भी हम एक्सचेंज पार्टिकल पढ़ रहे हैं उन सब में फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जो कि मैसलेस है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो एटम्स को जोड़ के रखती है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आई एम मतलब कि मैं एक एटम से मिलकर बना हुआ हूँ, तो मेरे एटम्स को जोड़ के रखने के लिए जिस फोर्स की ज़रूरत है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। कोहेसिव, एडहेसिव, कोहेजन, फ्रिक्शन, नॉर्मल, टेंशन, ये सारी की सारी फोर्सेस जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की ही टाइप्स हैं। ओके, तो ये जो मतलब कि हमारे पास फोर्स है ये क्या करती है? बाइंड्स एटम्स, बाइंड्स एटम्स। और इसकी जो रेंज होती है बच्चों वो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट। और दूसरी बात कि ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, और ये रिपल्सिव भी हो सकती है। तो ये भी बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ओके, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आपको पता है कि 2 मैसेज के दरमियान लगती है, ठीक है, जो हमारे मैसेज होते हैं बिटवीन, और ये सिर्फ जो है वो अट्रैक्टिव होती है, ठीक है। दिस इज ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है। इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट होती है, और इसका जो पार्टिकल है उसे ग्रेविटॉन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, मतलब अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक है। हाइपोथेटिकली हम ये फर्स्ट करते हैं
किसका कोई ना कोई पार्टिकल मेडिएटर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी तक हमने उसको डिस्कवर नहीं किया। तो ये आपके पास एक माइंड मैप बन गया है कि कौन कौन सी फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या काम है, उनकी रेंज कितनी है, वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन सब में से कौन सी है, और उनके मेडिएटर पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि 1960s में, यस 1960s में 3 साइंटिस्ट थे हमारे पास। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम, ठीक है, उसके बाद था शेल्डन ली ग्लाशो, ओके, एंड स्टीवन वाइनबर्ग। स्टीवन वाइनबर्ग जी, स्टीवन वाइनबर्ग। तो ये हमारे पास 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1960 में ये बताया कि जो हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स है, जिसे वीक फोर्स भी कहा जाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये असल में एक ही फोर्स है, एक फोर्स की 2 इकसाम है, और उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रो वीक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो वीक फोर्स। टाइम हमारे पास कितना है अभी? 15 मिनट्स हैं अभी। ओके, तो ये दोनों असल में एक और फंडामेंटल फोर्स की 2 टाइप्स हैं जिसे हम इलेक्ट्रो वीक फोर्स का कहते हैं। और इलेक्ट्रो वीक फोर्स के जो पार्टिकल्स हैं दैट इज W+, 4 पार्टिकल्स हैं इसके, Z0 एंड फोटोन। और इन सबको जो नाम दिया गया, इन सारे पार्टिकल्स को नाम दिया गया गेज बोसॉन्स का, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि इन साइंटिस्ट का काम ये था कि इन्होंने 2 फंडामेंटल फोर्सेस को कंबाइन करके ये बताया कि ये दोनों फोर्सेस असल में एक और फंडामेंटल फोर्स जो कि इलेक्ट्रो वीक फोर्स है, उसकी ये 2 टाइप्स हैं, जिस बात पर इन तीनों को जो है वो नोबेल प्राइज जो था वो दिया गया। और डॉक्टर अब्दुल सलाम पाकिस्तान के सिर्फ वाहिद साइंटिस्ट हैं जिनको साइंस में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये जो था वो नोबेल प्राइज की कहानी थी सारी, कि किस तरह मिला, किस बात पर मिला, तो इलेक्ट्रो वीक फोर्स के ऊपर मिला था इनको, ठीक है। ओके, तो अब ज़रा थोड़ा सा पीछे चलते हैं जहाँ पे मैंने फोर्सेस डिस्कस की थी आपके साथ जी। अब इसमें अगर आप गौर करें कि ये जो फ्रिक्शन की जो फोर्स है, ठीक है, उसके अलावा इलास्टिक की जो फोर्स है, और ये जो टेंशन की फोर्स है, और ये वाली जो फोर्स है हमारे पास नॉर्मल फोर्स, ओहो, ये तीनों बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की टाइप्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे उसकी टाइप्स हैं। ओके, इसी तरह ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली फोर्सेस दोनों, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों जो हैं ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की टाइप्स हैं, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अब यूनिक है अपने आप में, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। इसी तरह से जो डिफरेंट फोर्सेस होती हैं वो इन फंडामेंटल फोर्सेस की ही टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो था वो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि फोर्स क्या होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि फोर्सेस की टाइप कौन कौन सी होती हैं, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, फिर हमने उसमें देखा कि मज़ीद क्या टाइप्स होती हैं। उसके बाद हमने देखा कि फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं वो कितनी होती हैं, उनका एक्सचेंज पार्टिकल क्या है, उनका पर्पस क्या है, उनका काम क्या है, ये सारा हमने डिस्कस किया। देन हमने देखा कि नोबेल प्राइज़ जो था वो किस बात पे मिला, किस को मिला और क्या करने पर मिला, और उनके कौन कौन से एक्सचेंज पार्टिकल्स थे, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रो वीक फोर्स के
4 एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं, ये सवाल आ जाता है। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। ओके, ओके, पहली स्लाइड है जी। Which of the following is a vector quantity that changes or tends to change the state of motion of the body? तो हमने अभी पढ़ा है कि ये फोर्स होती है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो फोर्स है। आगे चलते हैं। द फोर्स दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, ये मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट सरफेस है और उसके परपेंडिकुलर अगर हमारे पास कोई फोर्स लग रही है तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स। क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सी है। आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड थ्रू अ स्ट्रिंग, रोप और केबल? जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स और इलास्टिक फोर्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ जाएगी कि टेंशन की फोर्स है या इलास्टिक की फोर्स है। तो स्ट्रिंग जो है और रोप और केबल पे जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट होती है स्ट्रिंग के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? टेंशन की फोर्स। ठीक है, इश्यू है कोई? ओके, आगे चलते हैं। एयर रेसिस्टेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जी एयर रेसिस्टेंस आपने पढ़ रखी है कि ये भी एक किस्म की फ्रिक्शनल फोर्स ही होती है। ठीक है, एयर रेसिस्टेंस की बात आ गई तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होती है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, which fundamental force is responsible for holding protons together in the nucleus? जी, मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही जो है वो एक ऐसी फोर्स है जो कि प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन्स को क्या करती है? बाइंड करके रखती है न्यूक्लियस के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसका सही ऑप्शन है। अब इसका फायदा ये हुआ कि हमने पहले डिटेल से चीज़ों को पढ़ लिया है, तो अब हमें एमसीक्यूज, किसी भी तरह का एमसीक्यूज आ जाएगा तो हम इजीली इसको टैकल कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? जी, एक्शन एट अ डिस्टेंस, मतलब ऐसी फोर्सेस जो फिजिकल कांटेक्ट के बगैर लगती हैं वो कौन सी हो सकती हैं? फ्रिक्शन में फिजिकल कांटेक्ट होता है, टेंशन में भी होता है, नॉर्मल में भी होता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक्शन एट अ डिस्टेंस काम करती है। ठीक है, ओके, इसका सही ऑप्शन जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है। आगे चलते हैं जी। द एक्सचेंज पार्टिकल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज, तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो एक्सचेंज पार्टिकल है दैट इज फोटोन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि ये एक मैस लेस पार्टिकल है। सारे एक्सचेंज पार्टिकल्स में से ये वाहिद एक पार्टिकल था जिसके पास कोई रेस्ट मैस नहीं होता, मतलब कि ये कभी भी रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये हमेशा मोशन में होता है। और इसकी जो स्पीड होती है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल्स टू 299792458 मीटर पर सेकेंड, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। The force which has shortest range, जी, gravitational force infinite, electromagnetic force infinite, strong nuclear force 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, weak nuclear force -17 मीटर। अब इन दोनों में से छोटी कौन सी है? जो जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है वो उतनी ही ज्यादा छोटी होती है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। फाइन, ठीक है, आगे चलते हैं जी। द फोर्स दैट प्रोपेल्स अ कार फॉरवर्ड इज नाउन एज, मैंने आपको बताया था कि जब रॉकेट मूव करता है या गाड़ी मूव करती है तो इंजन जो है वो एक थर्स्ट प्रोवाइड करता है। तो थर्स्ट फोर्स एक ऐसी फोर्स है जिसके रिएक्शन में गाड़ी या कोई भी हमारा ऑटोमोबाइल जो है या रॉकेट है वो मूव करता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज थर्स्ट। ओके, Which physicists contributed to the electroweak theory? Isaac Newton, no. Albert Einstein, no. None other than Dr. Abdus Salam. So Dr. Abdus Salam has worked for electroweak theory and shared a Nobel Prize with Steven Weinberg and Sheldon Lee Glashow. Steven Weinberg
की कहानी सुनाता हूँ मैं आपको कि स्टीवन वाइनबर्ग अपने इंटरव्यू में बता रहा था कि वो रोज़ाना जब सुबह उठता है तो बोर्ड के ऊपर एक प्रॉब्लम लिखता है, और अगर वो प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाता है तब वो ब्रेकफास्ट करता है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता तो उस दिन वो ब्रेकफास्ट नहीं करता और भूखा ही चला जाता है अपने ऑफिस। ओके, which okay this what is exchange particle from for the strong nuclear force? जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए एक्सचेंज पार्टिकल पायोन था, अगर आपको याद होगा। तो ये पायोन्स जो हैं वो हमारे पास मीडिएटर पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन आपस में बाइंड रहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डज टेंशन डिफर फ्रॉम इलास्टिक फोर्स? जी, ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है। तो देखें, टेंशन ऐसी फोर्स है जो कि स्ट्रिंग, रोप और केबल से जो है वो ट्रांसमिट होती है जब उनको पुल करते हैं। इलास्टिक फोर्स इज द रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये एक काइंड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो कि अपनी शेप को, अपने वॉल्यूम को, अपनी लेंथ को रीगेन करने की कोशिश करते हैं, उसे हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं। ओके, आई होप सो कि आप इसका सारे के सारा सोल्यूशन जो है वो ड्राइव में पड़ा हुआ है, तो आपने परेशान नहीं होना कि आप इसको नोट नहीं कर पा रहे, अभी आप अंडरस्टैंड कर लें। और ड्राइव में ये सारी की सारी वर्कशीट जो है वो पड़ी हुई है विद सोल्यूशन मैनुअल, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोवीक थ्योरी एंड हु प्रपोज्ड इट? इलेक्ट्रोवीक थ्योरी के बारे में बताया कि हमने क्या किया है, हमने दो फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल फोर्स बनाई है, और इस सिंगल फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोवीक फोर्स। किसने किया है? तीन साइंटिस्ट ने किया है, डॉक्टर अब्दुल सलाम, शेल्डन ली ग्लैशो एंड स्टीवन वाइनबर्ग। ये तीन साइंटिस्ट ने काम किया और 1960s में इन्होंने इसको प्रपोज किया, ठीक है। सॉरी जी, यूनिफिकेशन ऑफ electromagnetic and weak nuclear force as a single fundamental force, ये साइंटिस्ट के नाम भी लिखे और इनको नोबेल प्राइज भी मिला। हु लेटर आई गेस 1979 में जाके इनको नोबेल प्राइज मिला, 1960 में इन्होंने बताया था। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द वीक फोर्स इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स? जी, जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो क्यों ज़रूरी है यूनिवर्स के लिए? अच्छा, आपने कभी गौर किया जो स्टार्स के ऊपर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन के लिए हमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल चाहिए होता है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या करती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से न्यूट्रॉन को उठा उठा के बाहर फेंकती है। जब वो बाहर फेंकती है तो वो प्रोटॉन यानी क्या हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको बाद में स्टार्स एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो आपको ल्यूमिनस नज़र आते हैं, मतलब उनके पास से एनर्जी एमिट हो रही होती है। और एक बहुत बड़ा स्टार जो है सन, वो हमारे सोलर सिस्टम में दरमियान में बिल्कुल बैठा हुआ है, जो कि हमें रेडिएशन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो फ्यूजन रिएक्शन की वजह से कर रहा है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। जी, रेडियो एक्टिव डिके को अनेबल करती है, पर्टिकुलरली बीटा डिके विच ट्रांसफॉर्म न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। लाइकवाइज आई सेड कि न्यूट्रॉन्स को प्रोटॉन में कन्वर्ट करती है। दिस प्रोसेस प्लेज अ की रोल इन न्यूक्लियर रिएक्शन। स्टार्स के पास जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है दैट इज फ्यूजन रिएक्शन, ये आपने याद रखना है। और उस फ्यूजन रिएक्शन के लिए हमें जो सप्लाई चाहिए वो हाइड्रोजन के दो आइसोटोप चाहिए होते हैं, दैट इज ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम, जिसको हम कंबाइन करके फ्यूजन रिएक्शन जो है वो करते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करें। ओके, सो नेक्स्ट इज स्टेट वन फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन डेली लाइफ। तो आप जो है वो बता सकते हैं कि जी हम खुद जो है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसने बाइंड करके रखा हुआ है कि अगर आज यूनिवर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ख़त्म हो जाती है, देन जिस तरह एक बल्क ऑफ मार्बल्स ज़मीन पे गिर के अलग-अलग हो जाते हैं, इसी तरह हम भी बिल्कुल ज़मीन पर गिरेंगे और हमारे एटम्स बिल्कुल अलग-अलग हो जाएंगे। ओके, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर इन टर्म्स ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ आपने बतानी है, रेंज बतानी है, फंक्शंस बताने हैं और एक्सचेंज पार्टिकल्स बताने हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपकी बुक पे लिखी हुई हैं, मैंने भी डिस्कस कर दी हैं, तो आप वहाँ पे ये बता सकते हैं, ठीक है। इसको लॉन्ग क्वेश्चन की तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपके पास एक न्यूमेरिकल है
ग्रेविटेशनल फोर्स हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए फार्मूला हमें दे दिया गया है. दिस फार्मूला इज दिस, F इक्वल्स G m1 m2 ओवर r स्क्वायर. अब उसने आपको क्या क्या बताया, G की वैल्यू दे दी उसने आपको, ओके, कैपिटल G की वैल्यू आपके पास है, और मैस भी उसने कह दिया कि m1 और m2 बराबर है. तो m1 की जगह पे भी आप 1000 लिखेंगे, m2 की जगह पे 1000 लिखेंगे, r उसने कितना दिया आपको 1 मीटर. तो अगर आप ये सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास फोर्स का आंसर आ जाएगा न्यूटन में. तो यहाँ से आप दो पार्टिकल्स के दरमियान या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो न्यूटन के इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स को खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने फोर्स क्या होती है, फोर्सेस की टाइप्स क्या होती हैं, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होती हैं, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया है. आई होप सो कि आपको समझ आई होगी. बहुत अच्छा होता कि अगर आप साथ साथ सवाल भी करते. तो चलें, कोई बात नहीं, बहरहाल इसका जो सोल्यूशन मैनुअल है वो आपको ड्राइव पे मिल जाएगा. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ.